हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू परचम अगेन। आई एम पूजा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 12 अप्रैल के करेंट अफेयर्स। ठीक है, कल बहुत सारे बच्चों के कमेंट हमने देखे हैं कि जो हमने 300 क्वेश्चन का एमसीक्यू बुकलेट इशू किया है, लॉन्च किया है, जिसमें हमने जनवरी से लेकर मार्च 2023 तक के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के जो एमसीक्यू हैं 300 क्वेश्चन उनको रखा है और इनके आंसर डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ अवेलेबल हैं। तो ये आपको कहाँ से मिलेगा? तो आपको परचम एप्लीकेशन और हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप वहाँ से ले सकते हैं। और आप में से कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने हमारा एनुअल सब्सक्रिप्शन लेकर रखा है, तो उनको ये चारों पीडीएफ, मतलब क्वार्टर 1 की अभी आई है, फिर क्वार्टर 2 में आएगी, तो ये चारों पीडीएफ उनको वहाँ पर उसी सब्सक्रिप्शन में इंक्लूड हो जाएंगी। आप अलग से भी, जिनके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है वो अलग से इसे खरीद सकते हैं। सारी जानकारी और जानने के लिए आप वेबसाइट पे विजिट कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको सैंपल भी देखने को मिल जाएगा किस तरीके के एमसीक्यू और किस तरीके के आंसर वहाँ पर हमने आप लोगों के लिए तैयार किए हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आज की क्लास की पीडीएफ के बारे में बात करते हैं तो करेंट अफेयर्स की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम पे अवेलेबल होगी। टेलीग्राम से आप करेंट अफेयर्स की पीडीएफ ले सकते हो और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है, जिससे आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। क्लियर? लास्ट में आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन ऑफ द डे। तो क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के हम सेशन को। सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन के ऊपर चर्चा करेंगे जिनका नाम है प्रियांशु राजावत। तो पहला क्वेश्चन तो एग्जामिनर आपसे यही पूछेगा, रिसेंटली जो न्यूज़ में थे प्रियांशु राजावत, वो किस खेल से संबंधित हैं? आंसर हो जाएगा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। कौन से खिलाड़ी हैं ये? बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ से सॉल्व हो गया कि प्रियांशु राजावत कौन है, बैडमिंटन प्लेयर है। ठीक है, इसके अलावा किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो ये मध्य प्रदेश स्टेट से बिलोंग करते हैं। मध्य प्रदेश स्टेट से ये बिलोंग करते हैं प्रियांशु राजावत। अब ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ये पहले इंडियन 2023 में बन गए हैं जिन्होंने बैडमिंटन वर्ल्ड टूर टाइटल अपने नाम किया है। बेसिकली यहाँ पे आप देखेंगे तो फ्रांस में 2023 ऑरलीन मास्टर का आयोजन किया गया था, जो कि BWF वर्ल्ड टूर सुपर 300 टाइटल है और ये पहला टाइटल है इस फील्ड में, इस टूर्नामेंट में। प्रियांशु राजावत ने इस टाइटल को अपने नाम किया है। ठीक है, इन्होंने डिफीट किया है मैग्नस जॉनेसन को। इन्होंने मैग्नस जॉनेसन को डिफीट किया, जो कि डेनमार्क के खिलाड़ी हैं। ठीक है, प्रियांशु राजावत अगर बात करूं तो मैंने कहा है कि मध्य प्रदेश से है, साथ ही साथ जो थॉमस कप अभी हमने 2022 में जीता था ना, उस टीम के भी मेंबर रहे थे प्रियांशु राजावत। तो आपको मैन सिंगल और वीमेन सिंगल का टाइटल याद रखना। मैन सिंगल का टाइटल हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो इंडियन है, प्रियांशु राजावत इंडियन, और वीमेन सिंगल का टाइटल जो है वो कारोलिना मरीन ने जीता है, जो कि स्पेन की है। तो इनकी भी कंट्री आप याद रखेंगे थोड़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर्सन के बारे में बात करते हैं जिनका नाम है नीलेश साबरे। नीलेश साबरे, इन्हें महाराष्ट्र उद्योग रत्न अवार्ड से महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा सम्मानित किया गया है। नीलेश साबरे conferred with the महाराष्ट्र उद्योग रत्न 2023 बाय महाराष्ट्र स्टेट। अब क्यों इन्हें ये मराठा उद्योग रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो मराठा उद्योग रत्न अवार्ड से सम्मानित इन्हें इसलिए किया है क्योंकि ये एक फाउंडेशन, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और एक एजुकेशनल और सोशल ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं, जिसका नाम क्या है? जिजाजू एजुकेशनल एंड सोशल फाउंडेशन, जिसके फाउंडर कौन है? नीलेश भगवान साबरे हैं। इसलिए इन्हें महाराष्ट्र उद्योग रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। इन्होंने कई सारे रिमोट एरियाज, स्पेशली पालघर डिस्ट्रिक्ट में, थाने, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुगढ़ डिस्ट्रिक्ट, ऐसे कुछ 5 एरियाज़ में इन्होंने जो अनप्रिविलेज कम्युनिटी है, जो दलित वर्ग या पिछड़ा वर्ग है, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काफ़ी काम किया है। उनको एजुकेशन, हेल्थ सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने का काम किया है। ठीक है, और 2008 में उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी, इसलिए इन्हें मराठा उद्योग रत्न अवार्ड दिया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। इनका नाम क्या है? नीलेश साबरे है। चलिए अगली बात, यहाँ पे अब 2 ही पर्सन हमको आज देख रहे थे, बाकी हम दूसरी न्यूज़ देखते हैं। तो स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स रिलीज़ कर दिया गया है। स्टेट एनर्जी इफिशिएंट इंडेक्स में 5 राज्य ऐसे हैं जिनको 60+ पॉइंट मिले हैं, और वो राज्य कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, राजस्थान और तेलंगाना। तो स्टेट एनर्जी इफिशिएंसी इंडेक्स बेसिकली कई सारे पैरामीटर पे जज किया जाता है कि कौन से राज्यों की पॉलिसी कैसी है। रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में, कार्बन एमिशन को कम करने के सेक्टर में वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, और ऐसे कई सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसके आधार पर ये रैंकिंग या इंडेक्स को पब्लिश किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर बेसिकली इस रैंकिंग को पब्लिश करती है। तो हमारे जो पावर मिनिस्टर हैं RK सिंह, उन्होंने दिल्ली में इस इंडेक्स को रिलीज़ किया।
स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स रिपोर्ट 2021-22 के अकॉर्डिंग आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, राजस्थान और तेलंगाना जो है ये फ्रंट रनर स्टेट है। बेसिकली ये जो इंडेक्स पब्लिश किया जाता है ना, ये 4 अलग अलग कैटेगरी में किया जाता है। मतलब कुछ राज्य होते हैं जो फ्रंट रनर कैटेगरी में आते हैं, कुछ राज्य जो होते हैं वो अचीवर कैटेगरी में होते हैं, कुछ राज्य आपके कंटेंडर कैटेगरी में होते हैं और कुछ राज्य यहाँ पे एस्पिरेंट कैटेगरी में होते हैं। तो यहाँ पे अचीवर कैटेगरी और फ्रंट रनर कैटेगरी हम देख रहे हैं। तो फ्रंट रनर कैटेगरी में आप लोगों ने देख लिया आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, राजस्थान और तेलंगाना है। वहीं अचीवर कैटेगरी मतलब जिनका स्कोर 50 से 60 के बीच में है, इसमें आपको असम, हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब जैसे राज्य देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे हम बात करते हैं ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी के बारे में। तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है जिसको एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के अंतर्गत 2002 में सेटअप किया गया था। 1 मार्च 2002 में जो है इसे सेटअप किया गया था। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी को कब बनाया गया। तो मैं आपको बता दूं, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के जरिए इसे 1 मार्च 2002 में स्थापित किया गया था। चलिए अब अगली बात करते हैं वर्ल्ड का पहला, ठीक है, वर्ल्ड फर्स्ट एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन सेंटर बिल्ड इन यूपी। यूपी के महाराजगंज में इसको तैयार किया जा रहा है। ये वर्ल्ड का पहला एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन सेंटर है। ठीक है ना, जहाँ पे वल्चर्स जो होते हैं उनकी ब्रीडिंग कराई जाएगी और उसके बाद उनको जंगल में इंडिपेंडेंट छोड़ दिया जाएगा। आइए इस पे पूरी चर्चा करते हैं। क्वेश्चन कैसा बन सकता है एग्जाम में? द जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर हैज बीन सेट अप एज द वर्ल्ड फर्स्ट कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर फॉर एशियन किंग वल्चर इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र एशियाई राजा गिद्धों के लिए विश्व के पहले संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र के रूप में भारत में किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर? तो महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में, गोरखपुर फॉरेस्ट डिवीजन उत्तर प्रदेश में इसको तैयार किया जाएगा। ठीक है, जो कि कंजर्वेशन मतलब संरक्षण का काम करेगा, कंजर्वेशन का काम करेगा किसके? एशियन किंग वल्चर के। ठीक है, क्योंकि एशियन किंग वल्चर जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर कैटेगरी में शामिल है। जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ना 1972 का, उसके क्रिटिकली इंडेंजर कैटेगरी में आपको ये वल्चर देखने को मिलेंगे। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पे डिसाइड किया है कि इनकी ब्रीडिंग कराएंगे, है ना, इनकी पॉपुलेशन को हमें इंक्रीज करना और इनको संरक्षण प्रोवाइड कराना है। क्लियर इतनी चीज़ें? इसके लिए 15 करोड़ रुपए दिए गए हैं और ये लगभग ये जो ब्रीडिंग सेंटर है 1.5 हेक्टेयर एरिया में उत्तर प्रदेश में तैयार किया जाएगा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम टू अचीव नियरली 9% शेयर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम न्यूक्लियर सोर्स बाय विच ईयर। रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि 10 नए न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने की परमिशन 4 अलग अलग राज्यों में गवर्नमेंट ने दी है। ठीक है ना, एक बच्चे का कमेंट था गोरखपुर को लेकर, हरियाणा का गोरखपुर अलग है और आपका उत्तर प्रदेश का गोरखपुर अलग है, तो दोनों बातें अलग अलग है, कंफ्यूज मत होइए। जहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर लगाया जा रहा है वो हरियाणा का गोरखपुर है। ओके तो यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली हमें बताया है, हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है ना जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने रिसेंटली हमें बताया है कि हमारा टारगेट है कि हम जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, जनरली हमारे देश में मैक्सिमम अमाउंट हम जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं वो कोयले से करते हैं, कोल से करते हैं। हमारे जो पावर प्लांट्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। फिर कुछ इलेक्ट्रिसिटी हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक करते हैं, मतलब पानी के जरिए करते हैं। फिर आप क्या करते हो, सोलर एनर्जी जनरेट करते हो, विंड एनर्जी जनरेट करते हो, और ऐसे ही हम न्यूक्लियर एनर्जी को भी जनरेट करते हैं। तो न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी के जो शेयर है वो 9% कब तक हो जाएंगे? तो आंसर हो जाएगा 2047 तक, 2047 तक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये इन्फॉर्मेशन हमें दी है कि 9% इलेक्ट्रिसिटी के शेयर कंट्रीब्यूट कौन करेगा? न्यूक्लियर सोर्स से किया जाएगा 2047 तक, जिससे हमारे कंट्री का जो कमिटमेंट है कि हम नेट कार्बन एमिशन जीरो कर लेंगे 2070 तक, इसको अचीव करने में हमें मदद मिलेगी। इसके अलावा एक और टारगेट जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने जो है वो डिसाइड किया है। वो टारगेट क्या है कि हम 20 गीगावाट कैपेसिटी ऑफ न्यूक्लियर पावर जनरेशन अचीव कर लेंगे 2030 तक। अब भारत का अगर हम देखें तो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने में किस स्थान पर है? तो दिस विल, अगर हमने इस टारगेट को अचीव कर लिया तो दिस विल मेक इंडिया 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एटॉमिक एनर्जी। अगर हमने 20 गीगावाट कैपेसिटी ऑफ न्यूक्लियर पावर जनरेशन कर लिया 2030 तक, तो भारत 3rd नंबर पे आ जाएगा, 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन जाएगा एटॉमिक एनर्जी के सेक्टर में, यूएसए और फ्रांस के बाद। चलिए अब यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा रिसेंटली कुछ अनाउंसमेंट किए गए हैं, उसे हम देख लेते हैं। बड़े इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आम आदमी पार्टी, आप
जो कि अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी है, इसे नेशनल पार्टी का स्टेटस दे दिया है ना। इसे एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दे दी, क्योंकि गुजरात, गोवा, दिल्ली, पंजाब ऐसे कई सारे राज्यों में आपको देखने को मिलेगा कि आम आदमी पार्टी के पास सीट्स हैं। तो नेशनल पार्टी का स्टेटस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा आम आदमी पार्टी को दे दिया है, ठीक है। और आम आदमी पार्टी को जो है वो स्टेट पार्टी का दर्जा भी है। कहाँ की स्टेट पार्टी? दिल्ली की स्टेट पार्टी का दर्जा भी इसे प्राप्त है। इसके अलावा कुछ और अनाउंसमेंट की है कि जो एनसीपी, शरद पवार जी की पार्टी, आप लोग ने सुनी होगी एनसीपी के बारे में, है ना। एनसीपी आपका क्या है? नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। इसके अलावा टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस और सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इन तीनों पार्टी से जो इनका नेशनल पार्टी का स्टेटस था वो छीन लिया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। मतलब एनसीपी, टीएमसी और सीपीआई अब जो है वो नेशनल पार्टी का स्टेटस नहीं होल्ड करेंगी। मतलब अब हमारे देश में केवल 6 नेशनल पार्टी रह जाएंगी, 6 नेशनल पार्टीज रह जाएंगी, बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, सीपीआईएम, नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी और आप, ठीक है। तो अब हमारे पास 6 नेशनल पार्टी रह जाएंगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इस अनाउंसमेंट के बाद। इसके अलावा यहाँ पे क्या अनाउंसमेंट किया गया है? इसके बाद अनाउंसमेंट किया गया है कि लोक जनशक्ति पार्टी जो है ये स्टेट पार्टी का दर्जा इसे मिला है नागालैंड का। इसके अलावा त्रिपुरा मोता पार्टी जो है इसे स्टेट पार्टी का दर्जा दिया गया है, त्रिपुरा की स्टेट पार्टी। तो ये कुछ बातें हैं आपको याद रखनी है। क्वेश्चन कैसे बनेंगे? तो क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि अब हमारे देश में कितनी नेशनल पार्टी हो गई हैं, या फिर पूछा जाएगा कि लोक जनशक्ति पार्टी को रिसेंटली किस राज्य पार्टी या स्टेट पार्टी का दर्जा दिया गया है, या किस पार्टी को अभी रिसेंटली नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया है। ऐसे किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बना के आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर फोर्ब्स रैंकिंग 2023 के बारे में। इन्होंने अपनी रैंकिंग पब्लिश की है और इन्होंने पूरे वर्ल्ड में कितने बिलियनियर्स हैं, कितने अरबपति लोग हैं, उनकी सूची जारी की है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लगभग इस लिस्ट में बताया गया है 2640 बिलियनियर्स, मतलब इतने अरबपति पूरी दुनिया में फैले हुए हैं 77 कंट्रीज में। तो लगभग 77 देशों में 26-40 अरबपति लोग जो हैं वो फैले हुए हैं। इस लिस्ट में सबसे ऊपर टॉप पर कौन है? यूएसए। यूएसए में सबसे अधिक मात्रा में अरबपति या बिलियनियर्स रहते हैं। कितनी है संख्या? 731 है। यूएसए फर्स्ट नंबर पे है। सेकेंड नंबर पे चाइना है। चाइना में 495 बिलियनियर्स है। लेकिन थर्ड नंबर पे आपको देखना होगा कि इंडिया है। इंडिया में 169 मतलब 169 बिलियनियर्स या अरबपति रहते हैं। चौथे नंबर पे जर्मनी और फिर रशिया देखने को आपको मिलेगा। तो रिसेंटली ये लिस्ट जारी की गई है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कुछ डिफेंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मुद्दों पे। सबसे पहले बात करते हैं चाइना अंडरटेक्स मिलिट्री ड्रिल ऑपरेशन ज्वाइंट शॉट। तो यहाँ पे रिसेंटली चाइना ने ऑपरेशन ज्वाइंट शॉट को कंडक्ट कराया सक्सेसफुली। 3 दिनों तक ये मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट हुई है, रन हुई है। इस एक्सरसाइज का नाम क्या है? ऑपरेशन ज्वाइंट शॉट। बेसिकली इसे ताइवान आइलैंड के पास कंडक्ट कराया गया, क्योंकि जानते हो आप सभी लोग कि ताइवान फिलहाल एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, वो अपने आप को एक स्वतंत्र देश मानती है, लेकिन चाइना उस पर अपना वर्चस्व मानता है। चाइना उसे ताइवान को जो है अपना ही हिस्सा मानता है। इसलिए अपनी पावर को दिखाने के लिए यहाँ पे ऑपरेशन ज्वाइंट शॉट को कंडक्ट कराया गया चाइना मिलिट्री के द्वारा। कहाँ पर? ताइवान इंसर्कलमेंट में या ताइवान एरिया के पास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगली। चाइनीज कंपनी स्पेस पायोनियर लॉन्चेस फर्स्ट लिक्विड फ्यूल कमर्शियल रॉकेट, जिसका नाम है तियानलोंग 2 इनटू ऑर्बिट। तो यहाँ पे चाइनीज़ एक स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम है स्पेस पायोनियर। उसने रिसेंटली अपना पहला लिक्विड फ्यूल कमर्शियल रॉकेट को लॉन्च किया है, ठीक है, जिसका नाम क्या है? तियानलोंग 2 रॉकेट है। तियांगलोंग 2 रॉकेट को स्काई ड्रैगन 2 के नाम से भी जाना जाता है। तो स्काई ड्रैगन 2 अगर एग्जाम में पूछ रहे तो कंफ्यूज मत होना, स्काई ड्रैगन 2 और तियांगलोंग 2 रॉकेट सेम है। इसे स्पेस पायोनियर के द्वारा, चाइनीज कंपनी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है और ये इस कंपनी का पहला लिक्विड फ्यूल कमर्शियल रॉकेट है। इसे गोबी डेजर्ट कहाँ पर है? मंगोलिया में है ना। एक ठंडा डेजर्ट है, कोल्ड आपका मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल है ये, है ना, आपका कोल्ड डेजर्ट है। तो गोबी डेजर्ट इनर मंगोलिया में जो इनका सैटेलाइट लॉन्चिंग पैड है, वहाँ से इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगला। यहाँ पर हम एक और एक्सरसाइज के बारे में बात कर रहे हैं जिसको हम बोलेंगे, इस एक्सरसाइज का नाम है इनक्योश, ठीक है, 2023 एक्सरसाइज।
और ये बेसिकली यहाँ पर दुनिया भर के जितने भी डेडलीस्ट आपके फाइटर जेट है, पूरे वर्ल्ड के अलग अलग देशों के जितने भी फाइटर जेट थे, बहुत ही लड़ाकू विमान है, खतरनाक विमान है, वो सभी इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करते हैं, अपने प्रदर्शन को शो करते हैं, अपनी वॉर टैक्टिक्स को यहाँ पे शो करते हैं, है ना, और किस तरीके से एयर अटैक वो कर सकते हैं, ये सारे हाई स्टैंडर्ड को सेट करते हुए ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जाती है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज जो है वो 18 अप्रैल से शुरू हो रही है और 18 अप्रैल से ये ग्रीस में शुरू होगी। कहाँ पे हो रही है ये? ग्रीस इसे कंडक्ट करा रहा है। कौन कंडक्ट करा रहा है? ग्रीस इसे कंडक्ट करा रहा है। बेसिकली 3 अलग अलग फेजेस में एक्सरसाइज होगी। 18 अप्रैल से 8 मई तक ये एक्सरसाइज कंडक्ट होगी। अब कौन कौन सी कंट्रीज यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे? तो इंडिया पार्टिसिपेट करेगा। इंडिया के अलावा ग्रीस के अलावा कुछ और देश है जिनके फाइटर एयरक्राफ्ट यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे कि अमेरिका, फ्रांस, इटली, जॉर्डन, स्पेन एटसेट्रा। ठीक है, अब यहाँ पे सभी देशों की नज़र जो है वो F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट पे है, जो कि इंडिया का फाइटर एयरक्राफ्ट है। हो सकता है, अभी तक कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आई है, हो सकता है कि हमारा F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट भी इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करे, लेकिन फिलहाल हमारा जो सुखोई 30 फाइटर एयरक्राफ्ट है वो इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने वाला है। पार्टिसिपेशन के अलावा ऑस्ट्रिया और कनाडा जो हैं वो इस एक्सरसाइज के विटनेस भी होंगे, ऑफिसर होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं उडई। उडई क्या होता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उडई और आईआईटी बॉम्बे दोनों साथ मिलकर डेवलप कर रहे हैं टचलेस बायोमेट्रिक कैप्चर सिस्टम। अच्छा, अभी जब हम अपने आधार कार्ड को अपडेट कराने जाते हैं, केवाईसी वगैरह कराने जाते हैं, तो आपका बायोमेट्रिक होता है। तो बायोमेट्रिक में आपका फेस कैप्चर किया जाता है, आपका आइरिश कैप्चर किया जाता है ना, आई कैप्चर की जाती है। उसके अलावा आप फिंगरप्रिंट का यूज़ करते हैं, तो जहाँ पे आप थंब इम्प्रेशन या फिर आपके फिंगर के इम्प्रेशन को यूज़ करते हैं, तो उसके लिए आपको टच सिस्टम का यूज़ करना पड़ता है। तो जैसे कि आप कैमरे की मदद से अपने फेस को कैप्चर कर रहे हैं, क्यों ना वैसे ही आप हाथ दिखाएं और आपके फिंगर्स भी वहाँ पे कैप्चर हो जाएं। तो इस तरीके से एक बायोमेट्रिक कैप्चर सिस्टम को आईआईटी बॉम्बे और उडई दोनों मिलकर तैयार कर रहे हैं। तो आपको बस इतनी ही बातें पूछी जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है स्टैंड अप इंडिया स्कीम। रिसेंटली न्यूज़ में थी, आइए हम इसको देख लेते हैं क्योंकि इसको फर्दर एक्सटेंड किया गया है। क्वेश्चन है कि स्टैंड अप इंडिया स्कीम को कब तक के लिए, किस साल तक के लिए एक्सटेंड किया है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्टैंड अप इंडिया स्कीम है क्या, इसे कब लॉन्च किया गया था। तो स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो है इसको 2016 में लॉन्च किया गया था। 2016 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लोग भी अपना स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, जो भी आपके नए नए एमएसएमई सेक्टर हैं, उनको जॉब, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और जॉब क्रिएशन के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप को फोकस करने के लिए स्टैंड अप स्कीम को शुरू किया गया था, स्टैंड अप इंडिया स्कीम को शुरू किया गया था। ठीक है, इसको 2025 मतलब 2025 तक जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। 2016 में शुरू हुई थी, 2025 तक इसको बढ़ा दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया है। और अभी तक लगभग 40,700 करोड़ रुपीस का जो लोन है या इस स्कीम के अंतर्गत जो भी आपका सैंक्शन अमाउंट है वो कितना है? 40,700 करोड़ रुपए अभी तक यहाँ पर सैंक्शन किया जा चुका है। और लगभग 80% यहाँ पे जो लोन प्रोवाइड किया है वो महिलाओं को किया गया है, वीमेंस को किया गया है। चलिए, अब ये है हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, मतलब हमारे विदेश मामलों के मंत्री। इनका नाम क्या है? एस जयशंकर है। एस जयशंकर है। ये रिसेंटली 6 डे की विजिट पे गए हुए हैं, 6 दिनों की यात्रा पे गए हुए युगांडा और मोजाम्बिक। पहले युगांडा जाएंगे और फिर कुछ दिनों बाद ये मोजाम्बिक जाएंगे। तो युगांडा पहुंच चुके हैं। अब जब किसी देश में पहुंचे हैं तो कुछ ना कुछ तो काम कर ही रहे होंगे वहाँ पे। आइए उन कामों को हम ज़रा देख लेते हैं। तो एस जयशंकर जी जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं, ये युगांडा और मोजाम्बिक की यात्रा पे गए हैं 11 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल के बीच में। पहले तो ये युगांडा गए हैं और युगांडा में जाके यहाँ पे युगांडा के जो फॉरेन मिनिस्टर है वहाँ से मुलाकात करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे और दोनों देशों के बीच में इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, डिफेंस, हेल्थ और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्रीकल्चर डोमेन में चर्चा की जाएगी कि कैसे दोनों देश मिलकर इस सेक्टर में और ज़्यादा काम कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने युगांडा जाके जो ट्रांजिएंट कैंपस ऑफ नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जिंजा में इसे इनॉग्रेट करने का काम एस जयशंकर ने किया। इसके अलावा इन्होंने तुलसी घाट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट ऑफ वाराणसी का भी लॉन्च किया है युगांडा की कैपिटल कंपाला से। युगांडा की कैपिटल कंपाला है और वहाँ से एस जयशंकर जी के द्वारा लॉन्च किया गया है तुलसी घाट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट ऑफ वाराणसी। बेसिकली दोनों देशों ने अलायंस बनाई है, दोनों देश मिलकर जितने भी ओल्ड सिटीज़ हैं, वर्ल्ड की ओल्डेस्ट लिविंग सिटीज़ हैं, उनके रिस्टोरेशन का काम, उनके पुनर्निर्माण का काम कर रहे हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं 16th नंबर के फाइनेंस कमीशन के बारे में। अभी हमारे देश में 15वें नंबर का वित्त आयुक्त काम कर रहा है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ ले अभी हमारे देश में कौन से नंबर का वित्त आयुक्त काम कर रहा है, तो आप कहेंगे 15th नंबर का फाइनेंस कमीशन अभी हमारे देश में काम कर रहा है, जिसके अध्यक्ष NK सिंह हैं। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है, यूनियन मिनिस्ट्री ने हमें कहा है कि हम 16th नंबर का फाइनेंस कमीशन जो है वो नवंबर में फॉर्म करेंगे। तो नवंबर 2023 में 16th नंबर का आपका जो फाइनेंस कमीशन है, वित्त आयुक्त है, उसका फॉर्मेशन किया जाएगा। ये वित्त आयुक्त का काम क्या होगा, ये सजेस्ट करेगा कि जो टैक्स आप कलेक्ट करते हो उस टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कितना हो, और इसकी जो भी रिकमेंडेशन आएंगी, जो भी सिफारिशें ये 16th नंबर का फाइनेंस कमीशन देगा, ये सारी की सारी सिफारिशें जो है वो 1 अप्रैल 2026 से लागू की जाएंगी। सॉरी, फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर इनको लागू किया जाएगा। टू सजेस्ट द रेशियो इन विच टैक्स इज टू बी डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट फॉर द 5 ईयर बिगनिंग April 1, 2026। ठीक है, इतनी चीजें। और अभी जो हमारा फाइनेंस कमीशन है 15वें नंबर का, उनकी सिफारिशें किसने की थी, NK सिंह ने की थी, और अभी हमारा जो परसेंटेज है वो 42% का है। नेक्स्ट बात करते हैं, रैकून स्टीलर रिसेंटली न्यूज में है। क्यों है न्यूज़ में वो भी हम जानते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि रैकून स्टीलर है क्या। वॉट इज द रैकून स्टीलर विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली। तो समाचारों में देखा गया रैकून स्टीलर क्या है। आंसर हो जाएगा एक मैलबेयर है। ठीक है, एक मैलबेयर है। अब ये क्या कर रहा है, तो इसको ना बेसिकली जो मेल भेजे जाते हैं, है ना, तो मेल के जरिए इसे कंप्यूटर में भेज दिया जाता है, और ये यूजफुल इन्फॉर्मेशन को स्टील करने का काम, यूजफुल इन्फॉर्मेशन को चोरी करने का काम ये मैलवेयर करता है। क्लियर है, तो इन्फॉर्मेशन को चोरी करने का काम ये मैलवेयर करता है। इसको यूजुअली ईमेल के जरिए भेजा जाता है। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें बताया है कि 8 ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें ये अटैक देखा गया है इस रैकून स्टीलर का, है ना, जिसमें आपका IT डिपार्टमेंट है ना, आपका इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, ऐसी कई सारी एजेंसीज हैं जिसमें अटैक किया है और यूजफुल इन्फॉर्मेशन को स्टील करने का काम, चुराने का काम किया गया है। तो ये जानकारी हमें नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट बात करेंगे मुद्रा योजना के बारे में। रिसेंटली 8 साल कंप्लीट हो गए हैं मुद्रा योजना के। मुद्रा योजना को क्योंकि 2015 में लॉन्च किया गया था, 2015 में मुद्रा योजना को लॉन्च किया गया था, और अभी 8 अप्रैल 2023 को इस स्कीम के जो हैं वो 8 साल कंप्लीट हो गए हैं। ओके, अब ये मुद्रा योजना क्या थी, तो बेसिकली मुद्रा योजना के अंतर्गत कोलेट्रल फ्री MSME सेक्टर वीमेंस के लिए, SC/ST कम्युनिटी के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन यहाँ पर दिया जाता था, जिससे वो अपने बिजनेस को और भी ज़्यादा अच्छा कर सके, नई जॉब क्रिएट हो सके। तो ऐसा इसमें बताया है कि लगभग 68% यहाँ पे जो लोन डिस्ट्रीब्यूट किया है वो वीमेंस को किया है, वहीं 51% यहाँ पे जो हमने लोन दिया है वो SC/ST और OBC कैटेगरी के लोगों को यहाँ पर दिया है। ऐसा हमें इस योजना के अंतर्गत जानकारी मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं हिमाचल प्रदेश सुख आश्रय बिल 2023। रिसेंटली हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस करने की प्लानिंग की जा रही है सुख आश्रय बिल 2023। अब इस सुख आश्रय बिल क्या है, केयर प्रोटेक्शन एंड सेल्फ रिलायंस ऑफ चिल्ड्रन बिल 2023। इसके अंतर्गत जो भी बच्चे हैं, जो कि आपके अनाथ बच्चे हैं, ऑर्फन है ना, स्पेशली जो आपके स्पेशल चाइल्ड होते हैं, वो ऐसे बच्चों को यहाँ पे प्रॉपर प्रोटेक्शन दिया जाएगा, केयर प्रोवाइड किया जाएगा, उनको एक शेल्टर रहने की जगह प्रोवाइड की जाएगी, उनके हेल्थ फैसिलिटी पे ध्यान रखा जाएगा, उनको एजुकेशन, उनके कपड़ों का खर्चा दिया जाएगा। उसके अलावा कई सारे और भी एक्सपेंसेस होते हैं, तो उन बच्चों के उनके अकाउंट खुलवा के उनको भी डायरेक्टली पैसा भी दिया जाएगा, लेकिन अंडर द 27 ईयर्स, जो भी 27 साल तक के कम उम्र के बच्चे हैं, उन सब के लिए बेसिकली यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा सुख आश्रय बिल को अप्रूव करने के बाद स्टेट असेंबली में चल रही है। अंत में बात करते हैं कुछ शॉर्ट न्यूज़ के बारे में। पहली बात यहाँ पर देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक 8 मेंबर की कमेटी बनाओ। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक 8 मेंबर का पैनल बनाया गया था। उस पैनल को लीड कर रहे थे, उस पैनल के जो चेयरमैन थे वो कौन थे, जस्टिस BS चौहान थे। ये 8 मेंबर का जो पैनल है ना, ये बेसिकली डिग्री वेरिफिकेशन का काम कर रहा है। जो एडवोकेट है या जो प्रैक्टिस में लॉयर है, एडवोकेट है, उनकी डिग्री को चेक कर रहा है कि कोई फॉल्स एंट्री तो नहीं है। इसके अलावा अगर बात करते हैं IPL के बारे में, तो यहाँ पर डेविड वार्नर जो है वो फास्टेस्ट स्कोरर बन गए, जिन्होंने 6000 रन स्कोर किए हैं IPL में। सबसे फास्ट स्कोर किया है इन्होंने 6000 रन IPL में, डेविड वार्नर। नेक्स्ट है, इंडिया ने $2 मिलियन यहाँ पे अफ्रीकन यूनियन ट्रांजिट मिशन सोमालिया में दिया है।
अफ्रीकन यूनियन ट्रांजिएंट मिशन जो कि 2022 में ही शुरू हुआ है, इसके लिए $2 मिलियन का जो कह सकते हैं ग्रांट वो इंडिया ने दिया है सोमालिया को। नेक्स्ट है बांग्लादेश, जापान और इंडिया दोनों अपने तीनों देशों के बीच में कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए बेसिकली यहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं। कहाँ पे? त्रिपुरा में 11 और 12 अप्रैल को। तो त्रिपुरा में ये मीटिंग भारत में ही हो रही है। अंत में बात करते हैं कुछ रिवीजन क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है हमारे लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू, इन्होंने रिसेंटली कौन सा एडिशन डोगरी वर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को रिलीज किया है? तो आप सभी को पता है ये पहला एडिशन है। ऑप्शन ए। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुरुआत कर दी है, लॉन्च कर दिया है कर्नाटका में। ये बात मैंने आपको बताई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इसमें हाउ मेनी स्पीसीज ऑफ बिग कैट्स जो है वो कवर की जाएंगी? तो आंसर हो जाएगा 7 स्पीसीज ऑफ बिग कैट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं हु वॉज ऑनर्ड विद द यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये अवार्ड नित्या अब्राहम को दिया है, डॉक्टर नित्या अब्राहम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो अभी जो आपका टाइगर सेंसस हुआ है, 5वें नंबर की साइकिल है, 5th साइकिल है, इसके अकॉर्डिंगली टोटल नंबर ऑफ टाइगर भारत में कितने हैं? तो आंसर हो जाएगा 3167। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3167 ऑप्शन ए। इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिक्स जो कि नोबेल प्राइज भी कहलाता है स्टैटिक्स की फील्ड में, किसे दिया गया है? तो ये CR राव को दिया है। किसे दिया है? CR राव को। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अभी हमने 10 तारीख को जो है वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया। वर्ल्ड होम्योपैथी डे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा मनाया गया। इसकी थीम क्या थी? तो 1 हेल्थ 1 फैमिली इसकी थीम थी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विच इंडियन हैज वॉन द टाइटल ऑफ वर्ल्ड चेस अर्मागेडन एशिया एंड ओशिनिया इवेंट? तो ये टाइटल जो है वो डी गुकेश ने जीता है। हमारे चेस प्लेयर हैं डी गुकेश, उन्होंने इस टाइटल को अपने नाम किया है। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा रिसेंटली ब्रोक्षा ट्रस्ट ऐप लॉन्च किया गया है। ये बेसिकली वीमेन सेफ्टी के लिए काम करता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे। किस फार्मा कंपनी को बेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड दिया गया है वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में? दिया जाएगा, ठीक है। तो वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में किस फार्मा कंपनी को बेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड दिया जाएगा? 4 कंपनी आपको दिख रही हैं स्क्रीन पे। जो भी सही आंसर है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्लियर? आई होप आपको सारा सेशन समझ में आया होगा, सारे करंट अफेयर समझ में आए होंगे। रिमेनिंग करंट अफेयर्स को, रिमेनिंग न्यूज़ को हम आने वाले सेशन में कवर करते हैं। तब तक अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।